गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ऑडिटिंग के लिए कुछ डिस्कशंस की थी। हमने डिस्कस किया कि ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया एरर क्या है और फ्रॉड क्या है, और एरर और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं हो पाते तो हमारी क्या, एज एन ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट की एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट है कि नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि हम एग्जामिन करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो जब हम अपना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगी कि हमारी एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति आज के टाइम पर क्या है। फिर है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती हमारी बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है और फ्रॉड हो, तो हम एरर या फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉरल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज़। जब ऑडिट किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है, तो एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनके काम की एग्जामिनेशन की जाएगी, उनका काम जो है उसकी जांच की जाएगी, तो उन पर एक नैतिक प्रभाव रहता है, एक मॉरल प्रेशर रहता है, क्योंकि उनके काम की एग्जामिनेशन होगी तो वो अपना जो काम है वो पूरी सतर्कता से करें और कोई गलतियां या कोई छल कपट ना करें। अलर्टनेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। सेम बात है, ऑडिटर आपको सजेस्ट भी करेगा, आपके काम को क्रिटिसाइज भी करेगा, उसकी आलोचना भी करेगा, तो उससे बचने के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट है वो सतर्क रहते हैं कि उनके बेटर पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, भ्रष्टाचार को कम से कम करें, एरर्स या फ्रॉड्स को कम से कम करने की कोशिश करें। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बेटा जब कोई हम बिज़नेस को सेल करते हैं या एक फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बिज़नेस की वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। हम परचेज कंसिडरेशन भी निकालते हैं तो हम बिज़नेस को की वैल्यूएशन करते हैं, तो उस वैल्यूएशन को निकालने के लिए हमें ऑडिटेड स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज़ इन गुडविल। अब आम जनता अगर एक कंपनी देखती है जो अपने अकाउंट्स की जांच नहीं कराती और एक कंपनी को देखती है जो अपने अकाउंट्स की रेगुलरली जांच कराती है, तो उसका विश्वास किस में रहेगा? उसका विश्वास कंपनी में रहेगा जो रेगुलरली अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाती है। तो अगर उसका विश्वास उस कंपनी में बढ़ेगा तो नेचुरली उस कंपनी की ख्याति, उस कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। हेल्पफुल इन रिसीविंग कॉम्पनसेशन। अब सपोज आपकी कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के सामने अपना क्लेम करने के लिए ऑडिटेड स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। जब आपके टैक्स की असेसमेंट होती है, निर्धारण किया जाता है कि कितना टैक्स लगेगा, तो जो टैक्स की जो अकाउंट्स, जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ऑडिटर्स अपनी मन चाहे आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेस कर देते हैं, जो उनको लगता है रैंडमली, आर्बिट्रेरीली वो आपकी लाइबिलिटी को असेस कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी करेक्टली असेस हो सकती है। हेल्पफुल इन गेटिंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। सपोज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके बिजनेस की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, मैं अपना दिवालिया घोषित करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर क्या है, आप जो अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं उनको कोर्ट में जाकर एविडेंस की तरह से दिखा सकते हैं और कोर्ट को कह सकते हैं कि दिवालिया घोषित कर दिया जाए। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड एंड बोनस प्लान्स। ऑडिटिंग्स जब हम करते हैं तो आपके P&L अकाउंट को चेक किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है, हम चेक कर रहे हैं कि आपकी जो P&L अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहा है, यानी आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो करेक्ट एस्टिमेट आ रहा है। तो उससे क्या होगा, डिविडेंड की फॉर्मुलेशन आसान हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी लगेगा कि भाई ऑडिटेड स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो सही है और उसके बेसिस पर ही डिविडेंड को फॉर्मुलेट किया जा रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल सजेशंस, इन सारी एडवांटेजेस के साथ एक और एडवांटेज है कि ऑडिटर टाइम टू टाइम क्या करता है, अपने सजेशंस, अपनी सुझाव देता रहता है क्लाइंट्स को कि बुक कीपिंग कैसे की जाए, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएं, फ्रॉड्स और एरर्स को कैसे कम से कम किया जाए। तो ऐसे वैल्यूएबल सजेशंस भी कंपनी को मिलते रहते हैं। ये तो थे जनरल एडवांटेजेस। अब हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पर एडवांटेजेस की बात करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या क्या एडवांटेज हो। पहला है प्रूफ इन कोर्ट। अगर आपके बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं वो कोर्ट के अंदर प्रमाण, एक प्रूफ की तरह से काम करेंगे। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस को, जब हम बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि वो पार्टनरशिप बन जाए या वो किसी और पार्टनर को एडमिट करना चाहता है या वो किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, तो उस टाइम पर जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, अगर आपको बहुत सारे सालों के अकाउंट्स को कंपेयर करना है तो जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो एक साल से दूसरे साल में इजीली कंपेयर किए जा सकते हैं क्योंकि वो एग्जामिन्ड हैं। और हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स, मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं होंगी तो जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो मन चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी बना देते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हैं तो आप करेक्टली एस्टिमेट कर सकते हो आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ को। पार्टनरशिप फर्म्स को क्या क्या बेनिफिट है? म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बढ़ता है पार्टीज़ में। आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि एक पार्टनर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। उनको जो आपके बिजनेस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इस तरह के जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं अगर वो देखते हैं कि अकाउंट्स जो हैं एग्जामिन्ड हैं तो उनका भी विश्वास, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिस्प्यूट के चांसेस कम हो जाते हैं। हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड गुडविल, अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जब हम वैल्यूएशन करते हैं बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, उस वक्त पर ऑडिटेड अकाउंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का उस वक्त पर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है बिना किसी डिस्प्यूट के, अगर आपको पता है कि आपकी स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स इन मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाती है, तो जो हमारे ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका विश्वास बढ़ जाएगा कि जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रही है। अगर जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच हो चुकी है तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने कोई छल कपट, कोई धोखा नहीं किया, तो शेयर होल्डर्स का विश्वास बढ़ जाएगा। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, पब्लिक से शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो अगर आपके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड होंगे तो जो जनता है उसका विश्वास आपकी कंपनी में ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि आपके प्रॉफिट सर्टिफाई हो चुके होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका चेक हो चुका होता है, तो डिविडेंड को डिक्लेयर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है। अगर दो कंपनीज़ को अमेलगमेट करना है, अब्जॉर्ब कर रही है एक कंपनी दूसरी को, या कंपनी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट की जा रही है, इस वक्त पर भी जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होती है उसके लिए ऑडिटेड स्टेटमेंट्स बहुत सहायक रहती हैं। बाकी अदर पार्टीज़ के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं? अगर ट्रस्ट की ऑडिटिंग हो जाती है तो जो ट्रस्टी है वो ये चीज़ प्रूव कर सकता है कि उसने जो अपना काम है पूरी सच्चाई और पूरी निष्ठा से किया है। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम करना है तो उस वक्त भी जो आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत सहायक रहती हैं। आपको पैसा लेना है बैंक से, मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आपको मनी लेनी है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा ऑडिटेड स्टेटमेंट्स का। परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करने के लिए भी आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ही यूज़ होती हैं।
टैक्स असेसमेंट करने के लिए, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को असेस करने के लिए भी यही स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। और अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है किसी भी रीज़न से, तो ये जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं ये कोर्ट में एज एविडेंस यूज़ की जा सकती है। तो लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगी ऑडिटिंग की? सबसे पहले कहते हैं कि जो ऑडिटिंग है, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑडिटिंग होने से ये प्रमाण नहीं हो पाता कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेकिंग होती है, लेकिन जो इंटरनल चेकिंग ही कर रहे हैं उन लोगों ने टीम बना ली और फ्रॉड कमिट कर लिया, तो ऐसा हो सकता है कि वो फ्रॉड ऑडिट के टाइम पर नहीं पता चल पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट हो गए हैं तो इसका मतलब आपके एम्प्लॉयज़ ने पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से ही काम किया है। ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट ही रहे हैं। सेकेंड, इट डज़ नॉट गारंटी 100% ऑफ एक्यूरेसी। बेटा बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ऑडिटर के लिए कि वो एक एक ट्रांजैक्शन की जांच करे। तो वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट चेकिंग करते हैं। रैंडमली वो कुछ ट्रांजैक्शंस को उठा लेते हैं और उनकी चेकिंग कर देते हैं। तो टेस्ट चेकिंग के अंदर ऐसा हो सकता है, नेचुरल है कि कहीं एरर, कोई फ्रॉड हमसे मिस हो गया हो, कि उस ट्रांजैक्शन को हम चेक नहीं कर पाए हो जिसके अंदर फ्रॉड कमिट हुआ हो। तो 100% एक्यूरेसी गारंटी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि पूरी शुद्धता है आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर। माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन। बेसिकली हमारा मेन काम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करना। तो P&L अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, बैलेंस शीट में जो भी है, उसकी इन डेप्थ गहन जांच की जाती है। लेकिन छोटी ट्रांजैक्शंस या कई बार लोअर लेवल के स्टाफ में जो ट्रांजैक्शंस डाली हैं उन पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो माइनर छोटी छोटी बातें हैं ये हमसे मिस हो जाती हैं। सर्टेन फ्रॉड्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। मैंने आपको बताया कि जो फ्रॉड्स हैं वो हम जानबूझकर करते हैं, पूरी इंटेंशन के साथ करते हैं और प्लान करके करते हैं। कई बार जो फ्रॉड कमिट कर रही है वो टॉप मैनेजमेंट ही कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑडिटर उसे नहीं डिटेक्ट कर पाए। ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस के अंदर बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ऑडिटर को हर तरह की ट्रांजैक्शन के बारे में पता होगा। ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को ये ना पता हो कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये इस बिज़नेस के लिए उचित है भी या नहीं। तो अगर ऑडिटर को नहीं पता तो वो ये भी नहीं बता सकता कि ये ट्रांजैक्शन सही है भी या नहीं। ऑडिटर मियरली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। बेटा ऑडिटर सिर्फ अपनी राय प्रकट कर रहा है। अगर ऑडिटर ने कह दिया कि उसकी ओपिनियन से, उसकी राय से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर कोई गलती हो ही नहीं सकती, उनके अंदर कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं या कोई गड़बड़ी हुई नहीं। उसने सिर्फ अपनी राय दी है कि उसकी ओपिनियन से ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही हैं। ऑडिटर डज नॉट इंजॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम। थ्योरी में तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा कि जो ऑडिटर है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज है ना, वो अपनी जान पहचान वाले व्यक्ति को ही ऑडिटर अपॉइंट करती हैं। तो फिर जो ऑडिटर है वो स्वतंत्र नहीं रह पाता। तो जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है टॉप मैनेजमेंट से, उसके प्रभाव में आ जाता है और अपनी सच्ची रिपोर्ट कई बार वो नहीं प्रेजेंट कर पाता। तो ये थी आपकी लिमिटेशंस। इस चैप्टर के लिए हमने इन बुक्स की रेफरेंस को यूज़ किया है। सो मच फॉर लिसनिंग। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।